हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम इम्प्रेशन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसकी समरी एक बार देख लेते हैं, फिर क्विज देखेंगे। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट हमारे ऊपर जो इम्प्रेशन पड़ता है किसी पर्सन का, जिसको हम प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि हम सोशल कैटेगराइजेशन कर देते हैं लोगों की, उनको अनकॉन्शियसली हम किसी ना किसी कैटेगरी में डाल देते हैं और उसी इम्प्रेशन के बेस पे हम उनके बारे में आगे भी सोचते हैं फिर। और स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब हम ये सोचते हैं कि कोई एक पर्सन ऐसा है तो उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उस ग्रुप के वो सारे ही ऐसे होंगे। फिर आ जाता है एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट करते हैं, कोई ना कोई कॉज, किसी के भी बिहेवियर के पीछे कोई कॉज एट्रीब्यूट करते हैं। और वो कॉज जो है वो सिचुएशनल भी हो सकता है और डिस्पोजिशनल भी हो सकता है। सिचुएशनल मतलब एक्सटर्नल कॉज, कि सिचुएशन ऐसी है इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। डिस्पोजिशनल मतलब इंटरनल कॉज, मतलब कि वो उसका बिहेवियर ही ऐसा है। तो जनरली हम एरर करते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, मतलब कि हम ये एरर करते हैं कि जब हम दूसरे के ऊपर सोच रहे होते हैं तो हम उसमें उसकी इंटरनल कॉज को ज़्यादा मानते हैं कि उसकी आदत ऐसी है, अंदर से ही वो ऐसा है। लेकिन जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो हम अपने लिए एक्सटर्नल कॉज को ज़्यादा मानते हैं कि हमारी सिचुएशन ख़राब है। तो इस वजह से एरर हो जाती है। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसके, वो भी देख लेते हैं एक बारी, फिर आगे नए टॉपिक पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टीरियोटाइप इज फॉल्स। स्टीरियोटाइप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टीरियोटाइप्स आर फॉर्म्स ऑफ सोशल कैटेगरीज, ये बिल्कुल ठीक है, हम सोशल कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं तो स्टीरियोटाइप बन जाता है। स्टीरियोटाइप्स आर सेट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट पीपल बिलीव आर ट्रू फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी, ये भी ठीक है। स्टीरियोटाइप्स आर गवर्न बाय रिसेंसी इफेक्ट, ये इतना ठीक नहीं है, क्योंकि रिसेंसी इफेक्ट का मतलब होता है जो आप उसको लास्ट टाइम किसी को आप मिलते हो तो आपका क्या इंप्रेशन आपके ऊपर बनता है उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टीरियोटाइप का, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मेंटल पैटर्न दैट रिप्रेजेंट व्हाट अ पर्सन बिलीव्स अबाउट सर्टेन टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड डैश। तो मेंटल पैटर्न्स क्या होते हैं। जनरली मेंटल पैटर्न्स हम स्कीमास को ही बोलते हैं, जो हमारे माइंड में स्कीमा होते हैं कि हम किसी एक पर्सन को किसी एक टाइप का मान लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि एलिजाबेथ रूम्स इज ऑलवेज अ मेस, हर पेरेंट्स एट्रीब्यूट दिस टू एलिजाबेथ लेजीनेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एलिजाबेथ का रूम अगर हमेशा ही ख़राब रहता है, मेस में रहता है, वो कभी साफ़ नहीं करती है, तो उसके पेरेंट्स ये मानते हैं कि ये तो इसकी आदत ही है इस तरीके से रहना, क्योंकि वो लेज़ी है। तो ये कौन सी वाली एट्रीब्यूशन हो गई, ये हो गई डिस्पोजिशनल। John was late to the class. His friend Eddie assumes that John simply doesn't care about being on time. When Eddie is late next day, he blames it on heavy traffic. तो क्या कर रहा है एडी यहाँ पे, जब जॉन लेट आता है तो वो बोलता है इसकी आदत है लेट आना, ये केयरलेस है, लेकिन जब वो खुद लेट होता है तो वो बोलता है ट्रैफिक था। तो इसका मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कर रहा है। लास्ट में ये लिखा है कि एशियन कल्चर पीपल टेंड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रिजल्ट एज अ। तो एशियन कल्चर्स में लोग किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सिचुएशन को, ना कि डिस्पोजिशन को। तो ये हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक्स पढ़े थे उससे रिलेटेड था। आज का टॉपिक है सोशल इंटरेक्शन, जिसमें आ जाता है प्रिजुडिस एंड एग्रेशन। प्रिजुडिस का मतलब होता है कि जब हम किसी को लेके बहुत ही नेगेटिव स्टीरियोटाइप रख लेते हैं। नेगेटिव मतलब, क्योंकि स्टीरियोटाइप पॉजिटिव भी हो सकता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो हम उसको प्रिजुडिस बोलते हैं। अभी तक जो हमने ऊपर पढ़ा कि सोशल इन्फ्लुएंस होता है, सोशल कॉग्निशन होता है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल इंटरेक्शन का, कि लोग आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अब प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन में हम ये पढ़ेंगे कि पहली चीज़ तो ये कि जब हम किसी को लेके कोई एक पर्टिकुलर एटीट्यूड रख देते हैं तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। और स्टीरियोटाइप जो होता है एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन के बेस पे बना होता है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर जो हम देखते हैं लोगों के बारे में उसी के बेस पे हम उसका एटीट्यूड बना लेते हैं। हम अंदर की इन्फॉर्मेशन या लॉजिक उसके पीछे का जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिजुडिस। जब हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं तो वो प्रिजुडिस कहा जाता है। और प्रिजुडिस के बाद आता है डिस्क्रिमिनेशन,
तो जब हमारे मन में प्रिजुडिस हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ग्रुप को लेके, तो हम उसको ट्रीट भी उसी तरीके से करते हैं, हम उसे ढंग से बात नहीं करते हैं, हम उसे अवॉइड करते हैं, या हम कई बार तो लोग मारपीट पे शुरू हो जाते हैं। तो वो जो हम अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं ना प्रिजुडिस के बेस पे, उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। तो प्रिजुडिस तो एटीट्यूड हो गया और डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर हो गया। तो प्रिजुडिस के बेस पे आप जो बिहेव करते हो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप किसी की डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको जेल में डाल, कोई मार रहा है किसी को तो आप उसको जेल में डाल सकते हो, आप किसी को उल्टा सीधा बोलने से रोक सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप एटीट्यूड चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप प्रिजुडिस को चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेशन कंट्रोल किया जा सकता है, पर प्रिजुडिस को कंट्रोल करने के लिए आपको उसका एटीट्यूड बदलना पड़ता है, जो थोड़ा सा मुश्किल है। टाइप्स ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से प्रिजुडिस होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के। जैसे एजिज्म होता है, एज में प्रिजुडिस होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, वो जो यंग जनरेशन होती है, वो ओल्ड एज लोगों के बारे में कुछ नेगेटिव एटीट्यूड रखती है कि ये लोग बहुत स्लो होते हैं, ये लोग बहुत बोरिंग होते हैं, तो ये भी एक प्रिजुडिस हो गया। या फिर सेक्सिज्म में प्रिजुडिस होता है कि मेल्स है जो फीमेल्स को वीक सोचते हैं। रेसिज्म में हो गया, हम एक रेस को ऊपर समझते हैं, दूसरे रेस का मतलब कास्ट वगैरह हो गया। फिर एथनिक ग्रुप्स के बीच में प्रिजुडिज्म होता है। इकोनॉमिक लेवल में भी होता है कि हाई इकोनॉमिक लेवल वाले लोग लो इकोनॉमिक लेवल वाले लोगों को बहुत नीची उससे देखते हैं। फिर ओवरवेट लोगों की तरफ हमारा प्रिजुडिस हो जाता है कई बार कि जो बहुत ओवरवेट होते हैं कि ये तो बहुत आलसी टाइप के लोग होते हैं। तो एक ये प्रिजुडिस बहुत टाइप के होते हैं, हमने हर तरीके के लोगों को कैटेगरी में डाला हुआ है, और हम उसके लिए कभी पॉजिटिव या कभी नेगेटिव रहते हैं। तो जिनके लिए हम नेगेटिव रहते हैं वो प्रिजुडिस हो जाता है। और हमेशा इसमें ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाली फीलिंग रहती है। इन ग्रुप मतलब अस वर्सेस देम, मतलब इन ग्रुप मतलब जो हमारे साथ लोग हैं, जो हमारे ग्रुप में हैं, जो हमारी तरफ है। आउट ग्रुप मतलब जो दूसरे ग्रुप में है। तो ये हमेशा ही अस वर्सेस देम वाली फीलिंग चलती रहती है। और ये इन ग्रुप कैसे बनना शुरू होता है, बचपन से ही जो बच्चा सुनता आता है कि हमारे लोग, हमारे घर, हमारी सोसाइटी, हमारी कास्ट, हमारी पार्टी, हमारा ये, तो वो जब बचपन से ही वो चीज़ सुनता आता है ना बच्चा, तो उसके माइंड में वो इन ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है कि ये तो इन ग्रुप है, और दूसरे लोग, दूसरे पार्टी के लोग, या दूसरे कास्ट के लोग हो गए, या दूसरे एरिया में रहने वाले लोग, वो आउट ग्रुप हो गया। तो ये बचपन से ही जब बच्चों को एक चीज़ सुनने में आती रहती है घर में, जब लोग बात करते हैं हमारा और उनका, तो वो ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाली फीलिंग उनके मन में बचपन से ही होना शुरू हो जाती है। फिर उसी टाइप से स्टीरियोटाइप बन जाता है, उसी टाइप से प्रिजुडिस बन जाते हैं, और फिर वो उसी टाइप से बिहेव करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कह रही है कि इंक्रीजिंग प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर क्लोजली टाइड टू एन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप when those groups are seeking a common resource। तो जब हम किसी एक कॉमन रिसोर्स के लिए लड़ रहे हो, जैसे लैंड हो गया या जॉब हो गई, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपस में दो ग्रुप्स का आपस में झगड़ा होना, प्रिजुडिस होना, डिस्क्रिमिनेशन होना, कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्पेशली जब वो एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हो, जैसे जॉब्स के लिए लड़ते हैं, तो जो वो जो उसमें रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका, और जो दूसरे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ऐसे ही लैंड के लिए लड़ रहे हैं तो अलग अलग कास्ट के लोगों का हो जाता है, या अलग अलग कंट्री के लोगों का। तो क्योंकि हिस्ट्री में हर चीज़ हमने देखी है कि एक कॉमन रिसोर्स के पीछे हर बार झगड़ा हुआ है, जिसमें प्रिजुडिस और ये सब चीज़ें दिखने को मिली हैं। फिर एक क्लासिक स्टडी है साइकोलॉजी में, जो एक स्कूल में करी गई थी, ये चीज़ देखने के लिए कि क्या हम प्रिजुडिस जो करते हैं वो अगर हम बच्चों में देखें, अगर करें, तो क्या उसका असर उनके ऊपर होता है और कितना होता है। तो ये एक स्टडी करी गई थी एक स्कूल में, जहाँ पे एक इनकी टीचर थी जेन एलियट। और किसकी टीचर थी ये? सेकंड ग्रेड के बच्चों की, सेकंड क्लास में जो बच्चे होते हैं उनकी टीचर थी जेन एलियट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट था ये, उन्होंने बच्चों को दो उसमें डिवाइड कर दिया कि जो ब्लू आइज़ के बच्चे हैं वो अलग रहेंगे, जो ब्राउन आइज़ वाले बच्चे हैं वो अलग। अब और शुरू क्या किया एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने धीरे धीरे ये क्लास में बोलना शुरू कर दिया कि जो ब्लू आइज़ वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, उनको रिसेस में ज़्यादा टाइम मिलेगा, उनको लंच करने के लिए पहले जाने दिया जाएगा, वो ब्राउन वाइट वाले बच्चों से ज़्यादा सुपीरियर हैं। और ये चीज़ जब दिखानी शुरू करी तो धीरे धीरे उन्होंने नोट किया कि जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर भी ये प्रिजुडिस आने लग गया,
और वो डिस्क्रिमिनेशन भी शो करने लग गए। वो उन बच्चों के साथ ढंग से, ब्राउन आइज़ वाले बच्चों के साथ ढंग से बात नहीं करते थे, वो उनको अपने से कम समझने लग गए। इवन उनके बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, एक्सपेरिमेंट से पहले उसमें कुछ उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे जिनसे उन्होंने दोस्ती तोड़ दी। तो बच्चों के अंदर भी ये फीलिंग एकदम आने लग गई। और उसका असर क्या हुआ, जो ब्राउन आइड जो बच्चे थे उनको इतना ज़्यादा इन्फीरियर फीलिंग आने लग गई कि उनके मार्क्स कम आने लग गए, वो बच्चे बहुत उदास रहने लग गए। तो ये एक असर नज़र आया बच्चों में। फिर इसको दोबारा चेक करने के लिए उल्टा करा इन्होंने। अगले हफ्ते क्या बोला कि अब वही सेम चीज़ ब्राउन आइज़ वाले बच्चों पे बोली कि जो ब्राउन आइज़ वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, उनको ज़्यादा लंच का टाइम मिलेगा, उनको पहले जाने के लिए मिलेगा, और ब्लू आइज़ वाले जो है वो बहुत मतलब उनको नहीं मिलेगा ये सब। तो वही चीज़ दिखी। फिर ब्राउन आइज़ वाले बच्चे थे वो दूसरे ब्लू आइज़ वाले बच्चों को उल्टा सीधा बोलने लग गए और उनको फिर वो करने लग गए, और उस वजह से जो ब्लू आइज़ के बच्चे थे उनके भी स्कोर्स कम हो गए। तो ये देखा कि जो ये चीज़ें करते हैं जो लोग, उसका असर उनके बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, खासकर उन बच्चों पे जो इन्फीरियर ग्रुप के हैं, जो छोटे ग्रुप वाले हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट था ये चेक करने के लिए कि किस तरीके से ये, लेकिन बाद में ये सब जब ठीक हो गया, ये बच्चे बड़े हो गए और इनसे बाद में पूछा गया कि आपको याद है कि 15 साल पहले ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था आपके साथ क्लास में। तो इन लोगों ने बोला कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से एक्चुअली में वो जब बड़े हुए तो उनको ज़्यादा समझ में आया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव इसका रिजल्ट रहा ये बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करने से, कि उनको बचपन में ये चीज़ समझ आई कि ये चीज़ गलत है। तो इस तरीके से हम करते हैं। प्लस एक इसमें और कॉन्सेप्ट है स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपना गुस्सा किसी ऐसे ग्रुप पे निकाल दो जिसके माइनॉरिटी है, जिसके पास सपोर्ट नहीं है। आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप अपना गुस्सा आउट ग्रुप पे निकाल दो, तो वो स्केप गोट हो जाते हैं। जब आप दो ग्रुप्स में आपस में झगड़ा हो रहा है और आपस में दोनों का ही बहुत ज़्यादा पावर है, वो एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे, तो वो अपना गुस्सा किस पे निकाल देंगे, जो वीक वाला बंदा है, तो उसको बोलते हैं स्केप गोट। A scapegoat is a person or a group, typically a member of an out group, who serves as a target for frustration and negative emotions of the member of the in group. तो मान लो दो ऐसे ग्रुप हैं, इन ग्रुप के मेंबर हैं जिनका झगड़ा हो गया, वो दोनों ही बहुत पावरफुल हैं, दोनों ही एक दूसरे को हरा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अपनी फ्रस्ट्रेशन जाके आउट ग्रुप वाले पर्सन पे निकाल देंगे जो जिसके पास पावर नहीं है। तो ऐसे ही हुआ था अमेरिका में एक बारी कि एक जो दिस वॉज एन इनफेमस रॉडनी किंग बीटिंग। रॉडनी किंग एक अफ्रीकन अमेरिकन थे जिसको पुलिस वालों ने बहुत मारा था, और उसके बाद शायद उसकी डेथ हो गई थी। और वो इंसिडेंट जो है वो किसी ने अपने फ़ोन में कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, साइड में जो खड़ा हुआ था पर्सन। और जब वो वीडियो वायरल हुई तो उस पुलिस वाले के ऊपर केस भी हुआ। जैसा अभी रिसेंटली भी हमने देखा था कि वहाँ पे ऐसा हुआ है कि किसी अफ्रीकन को किसी पुलिस वाले ने अपने घुटनों से उसके गर्दन पे पैर रख के मार दिया। तो ऐसे ही सेम वहाँ पे उस टाइम हुआ था 1992 में, रॉडनी किंग को ऐसे ही पुलिस वालों ने मारा था और वो मर गया। उसके बाद उस पुलिस वाले पे केस हुआ लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं मिली, वो बच गया। और फिर क्या हुआ, वहाँ पे राइट्स शुरू हो गए। वहाँ पे जो अमेरिकन्स थे और वहाँ के जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा दंगे फसाद करने शुरू कर दिए। अब क्या था, वहाँ पे वो जिसके अगेंस्ट वो कर रहे थे वो लोग भी बहुत पावरफुल थे, अमेरिकन्स के अगेंस्ट कर रहे थे। वो उनके ऊपर अपना कुछ ऐसा गुस्सा निकाल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत पावरफुल ग्रुप के थे। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड अपना जो ये तोड़ फोड़ करते थे ना राइट में, ये वहाँ जाके करने लगे जहाँ एशियंस रहते थे, जैसे कोरियंस रहते थे जहाँ पे इंडियंस रहते थे, या फिर जहाँ पे चाइनीज, जो एशियंस लोग जहाँ रहते थे। क्योंकि एशियन क्या थे, वो भी एक छोटा सा ग्रुप था, वो एक आउट ग्रुप था वहाँ पे, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं थी। तो इनके गुस्से का जो विक्टिम बन गए वो एशियंस बन गए, जो कि एक बोलते हैं स्केप गोट बन गए। तो ऐसा हुआ कि क्योंकि दोनों ग्रुप्स इतने पावरफुल थे जो आपस में जिनके राइट हो रहे थे, अमेरिकन एक जगह अफ्रीकन अमेरिकन, लेकिन वो दोनों पावरफुल थे, एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो उन्होंने जाके उस एरिया में जाके राइट करने शुरू कर दिए जहाँ पे एशियंस रहते थे, तो वो स्केप गोट बन गए उस फ्रस्ट्रेशन के। तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से ये जो है प्रिजुडिस का स्केप गोटिंग के साथ भी काफ़ी रिलेशन होता है। अब आगे है कि हाउ पीपल लर्न प्रिजुडिस, लोग कैसे प्रिजुडिस लर्न करते हैं, कैसे उनके माइंड में ये सारी चीज़ें आती हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसको मैं अभी यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।